हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सीयूईटी वाला। तो हम लोग जो है सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्टिंग बस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इस स्टार्ट कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमको पता है सिलेबस क्या है। हमको पता है कि हमको सिर्फ एनसीईआरटी को देखना है और एनसीईआरटी को देखकर हम सिलेबस को तो देख लेंगे कि ये टॉपिक कवर करने हैं। बात ये होती है किस टॉपिक को कितना इन डेप्थ में पढ़ा जाए, तब हमको पता चलेगा कि हमारी सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्योंकि एनसीईआरटी सब्जेक्टिव बुक होती है और सीयूईटी पेपर पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम चाहेंगे कि यार ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से हम कम से कम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहे। तो आज की क्लास में हम शुरुआत कैसे करने वाले हैं, क्योंकि आपका कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसी एक चीज आती है। बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन कोई बहुत अलग से एक एक्सरसाइज नहीं दिखेगी एनसीईआरटी में, आपको कोई अलग से आपको उसका चैप्टर नहीं दिखेगा, लेकिन ये वो टॉपिक है जो अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी पूरी कैलकुलस की राइड स्मूथ जाने वाली है। कैसे स्मूथ जाने वाली है? अगर आप फंक्शंस समझ गए, अगर आपको अलग अलग फंक्शंस पता चल गए, उनकी डोमेन्स पता चल गई, उनकी रेंजेस पता चल गई, उनके ग्राफ और बिहेवियर पता चल गए, तो आप पूरे कैलकुलस को बहुत स्मूथली कर सकते हो। तो हम आज की क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रॉडली हम लोग जो 12th क्लास में जिन जिन फंक्शन से फेमिलियर हो सकते हैं वो सारे फंक्शन से फेमिलियर होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से फंक्शन से हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले आता है, मैं पहले आपको टाइप्स बताऊंगी, हम कैसे देख सकते हैं उसको, वेरी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स में हम लोग मेनली आज पॉलिनोमियल, रैशनल और एल्जेब्रिक फंक्शंस करने वाले हैं। मैम क्या इतने ही फंक्शंस होते हैं? नहीं बेटा, और भी फंक्शंस होते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल, रैशनल और एल्जेब्रिक फंक्शंस देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि टाइप्स को कैसे ब्रॉडली दिमाग में रखें ताकि तुम्हारा दिमाग क्लियर रहे। जब भी ऐसी बात आती है ना फंक्शंस की, जब भी ऐसी बात आती है कि यार फंक्शंस कैसे, किस तरीके से डिवाइड किया जाए, किस तरीके से डिवाइड किया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन फंक्शंस को दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ब्लैक पेन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। आई गेस ब्लैक पेन से बेटर होगा येलो या व्हाइट पेन यूज करना। ओके, ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? फर्स्ट होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, और सेकंड होता है ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ऑलराइट, एल्जेब्रिक फंक्शंस में आपके सामने जो कैटेगरीज आती है वो होती है पॉलिनोमियल, रैशनल, इररेशनल, पीस वाइज, है ना। और इस पीस वाइज को भी हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी होती है मॉड्यूलस, दूसरा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तीसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और चौथा अगर मानो तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। बेसिकली सिग्नम पर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए उसको हम कैटेगराइज कर ही देते हैं। मैम क्या सिर्फ इतने ही फंक्शन है, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है? होते हैं इसके अलावा भी फंक्शंस, लेकिन हम जब 12th में जितने भी तुम क्वेश्चंस देख लोगे वो इनमें से किसी फंक्शन पर ही बेस्ड आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी ट्रांसेंडेंटल। सुना है कभी ट्रांसेंडेंटल वर्ड? इंग्लिश भी पढ़ी होगी तुमने, हो सकता है तुम सीयूईटी में इंग्लिश के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। जरा बताना ट्रांसेंड्स या ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स बियॉन्ड वर्ल्ड, इट मीन्स बियॉन्ड वर्ल्ड। एक्चुअली एल्जेब्रिक फंक्शन अगर हम बचपन से सोचे, जैसा हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हम लोग बहुत सीधे से बोल देते थे कि हाँ दो चीजों को ऐड करना है डायरेक्ट ऐड कर दो, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। 3 - 5 ज्यादा लोड नहीं लेना है, -2 लिख दोगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में एल्जेब्रिक ऑपरेशंस इतने ईजी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या साइन ए प्लस साइन बी को तुम साइन ए प्लस बी लिख देते हो?
लिख देते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत डेंजरस हो जाता है अगर कोई साइन 15 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री को साइन 45 डिग्री लिख दे, ये तो तुम बोलोगे क्या ही बात हो गई। तो एल्जेब्रिक फंक्शन सीधे सीधे नहीं होते, बाकी इन जो फंक्शंस है ना, इसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशंस बहुत सीधे सीधे होते हैं, ऐड कर रहे हैं, हाँ ऐड कर दो, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हमने बोला कि एक तो एल्जेब्रिक है और दूसरा ट्रांसेंडेंटल है। दूसरा क्या है? ट्रांसेंडेंटल। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेकेंड नंबर पे आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया है तो इनवर्स कैसे पीछे रहेगा? थर्ड आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और फोर्थ आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कैटेगरी सारी देख लो ध्यान से, क्योंकि ये जो तुम्हारा ये जो चार्ट है ना, इन सारे फंक्शंस पे तुम्हारा पूरा कैलकुलस बेस्ड है। तुमको इंटीग्रेशन इन सब का करना सीखना है, तुमको डिफरेंशिएशन इन सब का करना सीखना है, तुमको कंटिन्यूटी सबकी चेक करनी है, तुमको लिमिट सबकी पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। बस जो है यही फंक्शंस है, इन्हीं फंक्शंस में से तुम्हारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो कितना अच्छा हो, देखो कोई बहुत ज्यादा फंक्शंस भी नहीं है, 3 4 7 4 11 फंक्शंस की अगर तुमको डोमेन रेंज और सब चीज पता हो जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। अभी मैं सिर्फ तुमको इंट्रोड्यूस करा रही हूं, अगर तुमको जेन्युइनली सबके डोमेन और रेंज निकालना सीखना है तो ये चीज तुमको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि इन जनरल हम लोग 11th में सीख लेते हैं सबकी डोमेन रेंज निकालना, लेकिन अगर तुमको CUET के लिए लग रहा है कि नहीं मैम एक बार डोमेन और रेंज भी निकालना सीखना है, तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मुझे आइडिया लगे कि हाँ यार ये वाली चीज बच्चों ने 11th में नहीं अच्छे से पढ़ी है, तो ये वाली चीज उनको पढ़नी रहेगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब बात आती है पॉलिनोमियल फंक्शन की, क्योंकि अलजेब्रिक में सबसे पहले बेटा क्या आने वाला है? पॉलिनोमियल फंक्शन आने वाला है। पॉलिनोमियल है ना, 6th 7th में पढ़ा था, हो सकता है अभी तुम लोग भूल गए हो, लेकिन पॉलिनोमियल हमेशा इट इज ऑफ द फॉर्म an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल a0। ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि मैम एवरी वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। उसको पावर को हम क्या बोलते हैं प्यार से? डिग्री बोलते हैं। यानी हर वेरिएबल जितने एक्स आ रहे हैं सबकी डिग्री क्या होती है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम प्यार से होल नंबर भी बोलते हैं। भाई जीरो तो नेगेटिव भी नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है, तो नॉन नेगेटिव में जीरो ऐड हो जाता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी होल नंबर। तो ये हमारे पास हर एक्स की, हर वेरिएबल की बात हो रही है, एक भी वेरिएबल छूटना नहीं चाहिए। तो हर एक्स की पावर क्या है मैम? हर एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, हर एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो ये हमारा बन जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये बन जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बात आती है, अगर कोई पूछे व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो तुम बोलोगे मैम जो हाईएस्ट पावर दिख रही है ना उसको सिलेक्ट कर लो, है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसको हमने क्या बोल दिया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। और क्या क्या अलग नाम रहते हैं और कौन कौन से टर्म सीखते हो तुम पॉलिनोमियल फंक्शन में? सबसे पहली बात आती है डिग्री के बेस पर क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर डिग्री है और ये पॉलिनोमियल है तो हमने डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया है। अगर डिग्री 1 है तो हमने नाम दिया है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो नाम दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो नाम दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या ये तीनों चीज समझ में आती है? लीनियर, क्वाड्रेटिक,
क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। उसके बाद जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है ना। हमने नाम यहीं तक दे रखे हैं क्योंकि जनरली हमको जरूरत यहीं तक पड़ती है ना। ये हो गए डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर कितने टर्म्स है, एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ये वाली चीज तो पढ़ी होगी, ये वाली चीज तो पढ़ी होगी। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। अब बात आती है डोमेन एंड रेंज की। पॉलिनोमियल की डोमेन, पॉलिनोमियल की डोमेन ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा होती है आर। आर यानी कि ऑल रियल नंबर्स, हमेशा सारे रियल नंबर डोमेन में आ सकते हैं। यानी कि तुम दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठाओगे, उसको पुट करोगे, वो एक्स बोलेगा ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, चल जाएगा। आई बात समझ में? तो ऑलवेज आर, ऑलवेज रियल नंबर्स, ठीक है। रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो तुम बोलोगे इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज कैलकुलेट करनी पड़ती है। यानी कौन सा पॉलिनोमियल है इस पर डिपेंड करती है, तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड करेगी। वहीं पे अगर तुम्हारे सामने ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसकी रेंज हो जाती है आर, यानी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिग्री की हमको कैसे पता आर है। इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि मैम हमको तो ये बात पहले से पता है, मैम ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इन केस तुमको नहीं पता है तो जरूर बताना कि मैम हमको नहीं पता कि इसकी डोमेन क्या होती है और इसकी रेंज क्या होती है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पॉलिनोमियल में हम बहुत सारी चीजें आगे जाके पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, फिर लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स होते हैं, वो 6 ग्राफ होते हैं, है ना। फिर क्यूबिक, क्यूबिक का ग्राफ होता है, क्यूबिक के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक फंक्शंस में जब इन डेप्थ घुसते हैं तब पता चलता है। तो मुझे पर्टिकुलरली बताना कि मैम ये फंक्शन के बारे में डिटेल बताना, तो हम वो टॉपिक्स अच्छे से पहले करेंगे, है ना। सिलेबस तो हम कवर कर लेते हैं, सिलेबस हो जाता है। बात ये होती है कि जो ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं ना जो सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दी गई है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुमको आती होगी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमको आनी चाहिए, तो वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या करता है? रैशनल फंक्शन बोलता है एक काम करो, पॉलिनोमियल लो और पॉलिनोमियल लो। कितने पॉलिनोमियल ले लिए? 2 पॉलिनोमियल ले लिए, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। कैसे पॉलिनोमियल होना चाहिए, इस पे कोई वो है क्या, स्पेसिफिकेशन है क्या? कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो जनरली रैशनल फंक्शन होता है एक पॉलिनोमियल फंक्शन px डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन qx। ये होता है तुम्हारा रैशनल फंक्शन। क्या ये जरूरी है लीनियर बाय लीनियर हो? नहीं, लीनियर बाय लीनियर भी हो सकता है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। और यहीं पे बात खत्म नहीं हो सकती है, क्यूबिक, क्यूबिक, कोई भी कॉम्पिटिशन, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, रैशनल फंक्शन बना सकते हो 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करके, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग रैशनल फंक्शंस पढ़ते हो जिनकी तुमको बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत आती रहती है। लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर रैशनल फंक्शन कैसा दिखता होगा? कुछ इस तरीके का दिखता होगा। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक कैसा दिखता होगा? कुछ इस तरीके का दिखता होगा। क्वाड्रेटिक बाय लीनियर कैसा दिखता होगा? कुछ इस तरीके का दिखता होगा। और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना। हमको डिग्री पता है, हमको डिग्री से ये पता है कैटेगराइजेशन क्या है, तो हमने देख लिया कि यार हमारे पास पॉलिनोमियल एक्चुअली में किस किस तरीके के दिखने वाले हैं। ये हैं हमारे सारे पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? पॉलिनोमियल है तो ये हमारे रैशनल फंक्शन बन गया। रैशनल फंक्शन यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। अगर तुम पॉलिनोमियल्स में स्ट्रांग हो तो तुम रैशनल फंक्शंस में अपने आप स्ट्रांग हो जाओगे। अब कोई पूछता है कि डोमेन,
डोमेन क्या होती है रैशनल फंक्शन की? अब डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है कि वो एक्स जो अलाउड है। अलाउड का मतलब क्या होता है? अलाउड का मतलब होता है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, रूट में नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं। तो जो एक्स अलाउड है वही तुम लिख सकते हो। तो तुम बोलोगे अच्छा इसकी डोमेन हो जाएगी आर माइनस रियल नंबर माइनस ऑल एक्स where denominator is 0, all x where denominator is 0। क्योंकि रैशनल फंक्शन में ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आ रहा है, और डिनोमिनेटर मैथ्स क्या बोलता है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो तुम बोलोगे कि अच्छा वो सारे x निकालने पड़ेंगे, रियल नंबर में से हटाने पड़ेंगे जिन x पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। बताओ ये बात समझ में आ गई? ऑल x वेयर डिनोमिनेटर इज 0। बात आती है रेंज की, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन क्या होता है? तो मैं बोलूंगी रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन वी हैव टू कैलकुलेट, we have to calculate depending upon question के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। ये बात समझ में आई है ना? इसका मतलब कि तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि रैशनल फंक्शन दिया है तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं। इन केस तुमको ये बात नहीं पता है क्या करना है? मैम को बताना है कि मैम नहीं पता, ये वाली चीज बता देना, है ना? ऑल राइट, यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे सामने फंक्शन है एल्जेब्रिक। ठीक, एल्जेब्रिक फंक्शन एक्चुअली में इर्रेशनल फंक्शन को बोलते हैं। अब इर्रेशनल फंक्शन को एल्जेब्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं हम लोग? इर्रेशनल फंक्शन को एल्जेब्रिक फंक्शन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसको कुछ अलग से हमने नाम नहीं दिया है। बेसिकली यहां पे ये फंक्शन होता है कि एक काम करो, पॉलिनोमियल लो या रैशनल फंक्शन लो, जोड़ो घटाओ रूट लो स्क्वायर करो कुछ भी करो, एल्जेब्रिक बन जाएगा। जैसे मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया और उसका रूट ले लिया, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, उसका क्यूब रूट ले लिया और उसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड दे दिया, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है ना? क्योंकि ये ना रैशनल की कैटेगरी में आ रहा है ना पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसको एक नया नाम दे दिया क्या, कि जिन जिन पॉलिनोमियल या रैशनल एक्सप्रेशन पे तुम कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन और लगा देते हो वो क्या बन जाते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन लगा देते हैं। इसकी डोमेन और रेंज दोनों की खास बात यह है कि कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस। वी हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन क्वेश्चन के हिसाब से डोमेन और रेंज बदलता जाएगा, इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगेन अगर तुमको नहीं पता इसकी डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करना है तो मैम को बताओगे। क्या करोगे? मैम को बताओगे, है ना? नेक्स्ट जो हेडिंग थी वो थी पीस वाइज फंक्शन की। किसकी हेडिंग थी? पीस वाइज। उसमें सबसे पहला फंक्शन आया है मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा था? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है? मॉड्यूलस फंक्शन बोलता है कि एक काम करो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर तुमने इसका साइन लगा दिया, मॉड का साइन क्या होता है? ऐसे राइट साइड में दो खंबे खड़े, ठीक है, अगर तुमने किसी भी नंबर के साइड में ये मॉड लगा दिया तो बोलेगा अब तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू आंसर करूंगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि वो साइन नहीं देखेगा। वो क्या नहीं करेगा? वो साइन नहीं देखेगा, वो तो पॉजिटिव आंसर करेगा। अच्छा, पॉजिटिव आंसर करेगा, यानी इस मॉड के साइन के अंदर अगर +2 लिखा है तो आंसर +2 होगा, लेकिन इस मॉड के साइन के अंदर -2 लिखा है तो आंसर क्या करेगा? +2 करेगा। मॉड नेगेटिव साइन नहीं देखता है, मॉड आंसर पॉजिटिव करता है। मॉड आंसर क्या करता है?
पॉजिटिव करता है। तो इसको हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, देखो कितना प्यारा डेफिनेशन है कि मॉड बोलेगा मैं तो x ही रहूंगा अगर x पॉजिटिव हो। तो भाई अगर x पॉजिटिव है, x कोई सा भी नंबर है, 10 है, 12 है, 7/2 है, √7 है, पॉजिटिव है, तो मॉड की वैल्यू क्या रहेगी, वही की वही रहेगी। मॉड की वैल्यू वही की वही रहने वाली है। लेकिन इन केस अगर x नेगेटिव हो गया, बताओ x नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? तुम बोलोगे मैम देखो -3 को +3 बनाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। जरा बताओ, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने का तरीका पता है कोई सा? नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव बन जाएगा। भाई -3 के आगे एक और माइनस लग गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये बात सबको समझ में आती है? यानी कि मेरे सामने अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, मैंने बोला उसके आगे एक माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन लगा दिया तो वो पॉजिटिव बन गया। तो इसका मतलब x अगर लेस देन 0, ध्यान से देखो, लेस देन 0 यानी नेगेटिव। x क्या है? नेगेटिव। x ऑलरेडी नेगेटिव था, उसके आगे मैंने एक माइनस साइन लगा दिया। अब बताओ ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई या नहीं हो गई? ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। तो मॉड्यूलस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन होगा x जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और ये फंक्शन होगा -x जब x लेस देन 0 हो, ताकि किसी भी हालत में ये आंसर जो है वो पॉजिटिव ही देगा। किसी भी हालत में आंसर जो है ये पॉजिटिव ही देने वाला है। बताओ ये वाली बात समझ में आई अच्छे से? किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है? नो डाउट, ठीक है। अब इसकी बात आती है डोमेन की। मॉड की डोमेन तो बहुत प्यारी है। मॉड की डोमेन क्या है मैम? ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर रखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है रेंज की, रेंज का मतलब है ये आंसर क्या देगा, x की वैल्यू रखने पे आंसर क्या देगा। तो हमको पता है ये पॉजिटिव आंसर देता है। ये आंसर क्या देता है? पॉजिटिव आंसर। तो इसकी रेंज को हम लिखते हैं 0 से ∞। केवल पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे, केवल पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। बताओ बात समझ में आई? पीस वाइज में पहला फंक्शन जो कि मॉड्यूलस था वो समझ में आ गया। मॉड्यूलस की लगे तो ऊपर हेडिंग लिख लो, ऊपर हेडिंग लिख लो कि दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस फंक्शन। दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फंक्शन पे जाए। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट फंक्शन। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, मॉड्यूलस के बाद कौन सा लिखा था मैंने? ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा था क्या? नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है ना? देखो तुम्हारा टेस्ट हुआ, टेस्ट में तुम्हारे आए 10 में से 3.5 नंबर, बहुत बिगड़ गया टेस्ट। तुमसे कोई पूछेगा 3.5 कितने नंबर आए हैं, तुमको डेसिमल में आंसर नहीं करना है। क्या करोगे आंसर? डेसिमल में आंसर नहीं करना है तो क्या करोगे? तुम 3.5 तो नहीं, तुम 3.5 का 3 तो नहीं करने वाले हो। इतना तो मुझे पता है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, वो बोलेंगे मेरे 4 नंबर आए। तुम क्या करते हो? नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कर देते हो, उसको बोलते हो राउंड ऑफ करना। नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कर देते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी राउंड ऑफ करता है, लेकिन वो पहले वाले इंटीजर पे करता है। वो क्या करता है? पहले वाले इंटीजर पे करता है। यानी कि अगर तुम्हारे सामने लिखा आ गया fx इज इक्वल्स टू, ये बॉक्स उसका सिंबल होता है। क्या सिंबल होता है? ऐसा बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान से सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अच्छा, मतलब x अगर इंटीजर है, देखो इंटीजर को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू मान लो 5 है तो तुम बोल दो कि हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है। x की वैल्यू अगर 6 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 है। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं हुआ, अगर x इंटीजर हुआ तो तुम सीधे के सीधे वही वैल्यू आंसर कर दोगे, इक्वल वाली वैल्यू आंसर कर दोगे। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, मान लो x है 7.9, x है 7.9, तुम बोलोगे 7.9 से छोटा वाला इंटीजर क्या होता है? 7 होता है। 7.9 से छोटा वाला इंटीजर 7 होता है, तो आंसर क्या करोगे? 7।
तो बोलोगे -2.2 अगर x की वैल्यू है तो -2.2 से छोटा इंटीजर क्या होता है? -3 होता है। आंसर कर दोगे 7। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, है ना, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, छोटा वाला इंटीजर आंसर करना है, छोटा वाला इंटीजर आंसर कर दो। आई बात समझ में? ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? राउंड ऑफ तो करता है, बिल्कुल करता है राउंड ऑफ, लेकिन छोटी वाली वैल्यू पे। कैसी वैल्यू पे? छोटे वाली वैल्यू पे, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर तुमसे कोई पूछेगा कि डोमेन क्या है तो तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, हम हर नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा सकते हैं और उसके आसपास वाला इंटीजर ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? अरे मैम, रेंज के लिए तो हमको इंटीजर आंसर करना है। कैसा आंसर करना है? इंटीजर आंसर। यानी रेंज हो जाती है ऑल इंटीजर्स। रेंज क्या हो जाती है? ऑल इंटीजर्स। ऑल राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन आता है वो है फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है नाम उसका? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बेसिकली किसी फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट को हमने कैसे डिफाइन किया, इसको ऐसा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। हम बोलते हैं किसी नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका इंटीजर पार्ट और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 7.5 में 7 इंटीजर पार्ट है और 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलता है कुछ नहीं, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही आंसर करो बस। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर आंसर करने को बोलता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोलता है? जो फ्रैक्शन है वही आंसर करो। यानी कि अगर लिखा हुआ है 2.1 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.1। अगर लिखा हुआ है 3.3 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.3। ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट को हम डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नंबर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x हटा दो तो बचा हुआ पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट को एज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन आंसर करते हैं। पॉजिटिव फ्रैक्शन यानी तुमसे कोई पूछेगा -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो तुम आंसर -0.3 नहीं करोगे, माइनस में नहीं आंसर करना है, तुम +1 और -1 करोगे। और +1 माइनस 0.3 होता है 0.7, -1 तो इंटीजर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 0.7। यानी नेगेटिव फ्रैक्शन में तुमको 1 ऐड करके आंसर करना है। अगर ये -0.3 है तो 1 ऐड करके 0.7 आंसर करोगे। अगर ये होता -0.9 तो 1 ऐड करके 0.1 आंसर करते। आई बात समझ में? ये है फ्रैक्शनल पार्ट, ये है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी वही प्रश्न आता है जो प्रश्न हम सालों से पूछते आ रहे हैं, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन क्या है और रेंज क्या है, और कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स। भाई एक्स कुछ भी रखो उस फंक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। रेंज की बात हुई तो फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, इंटीजर का फ्रैक्शन क्या होता है? 0 होता है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी इंटीजर आंसर नहीं करता, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी इंटीजर आंसर नहीं करता, कभी भी 1 आंसर नहीं करेगा, 2 आंसर नहीं करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट, किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 2 हो सकता है क्या? नहीं, 2 तो एक इंटीजर है ना। तो तुम बोलोगे कि सारे रियल नंबर्स माइनस नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स, 0 तो आंसर करता है, 0 तो आंसर करता है, तो नॉन जीरो इंटीजर्स आंसर कभी नहीं करेगा। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट आंसर 1, 2, 3, 4 ये सब नहीं करने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट के बाद जो हमने लास्ट एल्जेब्रिक में जो पैटर्न पढ़ा, जो एल्जेब्रिक क्लासिफिकेशन है उसमें लास्ट जो पढ़ा था वो था सिग्नम फंक्शन। क्या था? सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम कुछ नहीं है, सबसे इजी फंक्शन है, डेफिनेशन के तौर पे सबसे इजी फंक्शन है। ये फंक्शन बोलता है कि अगर तुम पॉजिटिव एक्स देखो तो मेरी वैल्यू रहेगी 1, अगर तुम x को 0 रखो तो मेरी वैल्यू रहेगी 0, और अगर तुम x को नेगेटिव रखो तो मेरी वैल्यू रहेगी -1। क्या बोला सिग्नम फंक्शन में ने कि अगर x पॉजिटिव रखा तो मेरी वैल्यू रहेगी 1, अगर x को 0 रखा तो मेरी वैल्यू रहेगी 0, और अगर x को नेगेटिव रखा तो मेरी वैल्यू रहेगी -1। बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये फंक्शन की डोमेन, ये फंक्शन की डोमेन तो हो जाएगी ऑल रियल नंबर। x तो कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव रख सकते हो, 0 रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, लेकिन जब बात आती है इसकी रेंज की, जब बात आती है इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट मिलेंगे। तुम x कुछ भी रखो, तुमको आंसर केवल या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा या -1। तो तुम बोलोगे मैम इसकी रेंज तो केवल 3 एलिमेंट से बनी हुई है, 0, 1 एंड -1। आई बात समझ में? ठीक है, हमने अभी बहुत लाइट वे में सारे फंक्शंस को देखा है। अगर तुमको हर फंक्शन को इन डेप्थ पढ़ना है या कोई पर्टिकुलर फंक्शंस को इन डेप्थ पढ़ना है तो बताना जरूर कि मैम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके ग्राफ भी बताओ, या इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, या इसकी डोमेन कैसे पता चली, या अलजेब्रिक फंक्शंस की डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर हम एक एक फंक्शन लेके उनमें डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। ऑल राइट बच्चा लोग, आई होप कि आप लोगों ने आज जो भी पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये हमारा प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप है। हम बस एक तरीके से क्या क्या नेसेसरी है प्रिपरेशन करने के लिए वो चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज उनकी डोमेन, रेंज और ये फंक्शंस का बिहेवियर कैसा रहता है। ओके बच्चा लोग, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।